स्वागत है दोस्तों आप सबका फ्यूचर आईएएस चैनल पे। दिन की शुरुआत द हिंदू के साथ, इसी स्लोगन के साथ चलिए द हिंदू शुरू करते हैं। पहले उसका एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, फिर उसका न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। दोनों सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो पहले एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। तो आज मैंने दो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल और दो सेमी इम्पोर्टेंट या फिर उतना इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते जिनको दिया है, फिर भी उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। वेनेजुएला और अर्बन पॉलिटिक्स और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डॉक्ट्राइन के ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन टर्की जो रिलेशन है, अभी वहाँ के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हुई थी, उसके बारे में एक द हिंदू में कंटिन्यूस आर्टिकल आ रहा है। आज का आर्टिकल काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आज का आर्टिकल राकेश सूद ने लिखा है। और राकेश सूद एक फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं। उनके द्वारा कही गई बात को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आज चलिए राकेश सूद के आर्टिकल के साथ शुरू करते हैं द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। तो इंडिया टर्की रिलेशंस, टर्किश डिलाइट टर्न सॉर। अब यहाँ पे सीजीएल और बैंकिंग के लिए इंग्लिश का एक वर्ड शॉर आ गया। ये शॉर एक टेस्ट होता है। इसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इसके बारे में, इसका वर्ड का मतलब क्या होता है आप देख लीजिएगा। तो शॉर को आप लिख लीजिए कि आप एनालिसिस इसको होमवर्क या फिर जो भी आप करना है। लेकिन देखते जाइए इम्पोर्टेंट, हम इंग्लिश का न्यूज़पेपर इसीलिए पढ़ते कि इम्पोर्टेंट वर्ड जो भी है उसको हम अपने वोकेब में यूज़ कर सकें, वोकेबुलरी में यूज़ करके अपना इंग्लिश पावर बढ़ा सकें। तो शॉर आज का पहला वर्ड है। आगे देखिए कि ओपनिंग अ न्यू पेज इन इंडिया, टर्की रिलेशंस क्लियरली नीड्स टू वेट फॉर बेटर टाइम्स। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते में उतनी गर्मजोशी नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद। तो क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, उन कारणों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो उसमें देखिए एक कारण है यूएनएससी, एनपीटी, एनएसजी, सेंटो मीन्स अपना बगदाद पैक्ट वाला जो था ना, सीटो और सेंटो बने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो टर्की पाकिस्तान के साथ सेंटो ग्रुप में था ना, वो वाला सेंटो है। तो उस बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इन सब फ्रंट पे दोनों देशों के बीच रिश्ते में आमने सामने आ जाते हैं। और पर्सनल केमिस्ट्री में देखिए कि मोदी और एर्डोगन के बीच G20 मीटिंग में सब कुछ अच्छा चला था, दोनों देश के बीच अच्छा रहा। लेकिन इस बार दोनों जो मुख्य नेता थे, लीडर थे, उनके बीच वो G20 मीटिंग वाली गर्मजोशी नहीं बनी। उसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं और उन कारणों के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। पर्सनल केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने इस आर्टिकल में मोदी और एर्डोगन को अतातुर्क और नेहरू से कंपेयर करने की कोशिश किया है पर्सनल केमिस्ट्री में, कि एक टाइम था अतातुर्क और नेहरू के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों फाउंडिंग फादर माने जाते हैं दोनों देशों के। बट अब वैसी गर्मजोशी दोनों देशों के नेताओं के बीच नहीं रही। और देखिए फिर आता है स्टार्स नॉट अलाइन। स्टार्स नॉट अलाइन में उनका एक सीधा कहना था कि जो काम करने आए थे वो काम नहीं हो पाया, इसका सीधा मतलब होता है। इसको हम एक फ्रेज में भी लिख सकते हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस में जो एक आता है कि आइडम एंड फ्रेजेस, बैंकिंग में भी आता है
तो स्टार्स नॉट अलाइंड मतलब जो काम करना था, जो काम करने आए थे वो काम नहीं हो पाया। तो ऐसा कौन सा काम करने आए थे, क्यों नहीं हो पाया, देखते हैं कि जब वो आए भारत, टर्की के राष्ट्रपति, उसी टाइम भारत के उपराष्ट्रपति आर्मेनिया और साइप्रस के दौरे पे थे, जिनका कि टर्की के साथ अच्छा संबंध नहीं है। तो इसका नतीजा क्या हुआ, भारत का अच्छा संबंध पाकिस्तान के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान की फेवर में टर्की ने कुछ बातें कर दी। दूसरा, दोनों देश व्यापार बढ़ाने आए थे, व्यापार में कुछ समझौते हुए, कुछ नहीं हुए, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि स्टार्स नॉट अलाइंड। अब एर्डोगन की पॉलिसी के बारे में बात की गई है आगे, ट्रबलिंग पॉलिसी चॉइसेस, कि एर्दोगान ने पहले रसिया के एक फाइटर प्लेन को मार गिराया टर्की बॉर्डर पे, इससे उनका रसिया के साथ झगड़ा हो गया। अब रसिया बोल रहा है कि पहले टर्की माफ़ी मांगे, मतलब रसिया और टर्की में दुश्मनी बढ़ गई। यूरोप के साथ उनका रिफ्यूजी इशू पे बात नहीं बन रही है, इकोनॉमी इशू पे यूरोपियन यूनियन के साथ उनका झगड़ा चालू है, यूरोप को नाराज उन्होंने कर दिया। जो टर्की में तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, उसको कॉप बोलते हैं, फेल्ड कॉप, मतलब वो फेल्ड रहा। तो एक और वर्ड लिख लीजिए आज की डिक्शनरी में, कॉप, उसको तख्ता पलट होता है। तो जो कोशिश की गई थी उसके पीछे एक धार्मिक गुरु कार्ड बताया गया। वो धार्मिक गुरु उस टाइम अमेरिका में थे, गुल्डेन। तो टर्की ने ये कहा कि इसके पीछे यूएसए है, तो टर्की ने एक साथ 3 देशों से दुश्मनी ले ली। मतलब ये कहा जाता है उनके रिश्ते में बहुत खटास आ गई। रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, जो कि जिनके दम पे कि टर्की एक पावरफुल माना जाता था, लेकिन वो अब इन 3 देशों के साथ रिश्ते उसके बिगड़ गए। इसलिए यहाँ पे उनको उस बात को बोला गया है कि ट्रबलिंग पॉलिसी चॉइसेस। और यहाँ पे आईएस के बारे में बात की गई है सेकंड पैसेज में। देखिए कि आईएस के खिलाफ टर्की को जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वो भी आईएस के पास टर्की ने नहीं ले पाया, इतनी उसकी शक्ति होने के बाद भी। तो इसलिए इसको कहा गया है कि ट्रबलिंग पॉलिसी चॉइसेस। और हाँ, यह बात यहाँ पे देख लीजिए कि टर्की बशर अल असद सरकार को सीरिया से हटाना चाहता है, तो क्या वो पॉलिसी सही है हटाना, ये सवाल खड़ा करता है। इससे सीरिया और टर्की में भी टकराव बढ़ा है कि ऐसा क्यों चाहता है टर्की। अब देखिए कि एक्सप्लॉइटिंग फेल्ड कॉप, जो मैंने भी बात किया कि तख्ता पलट की बात की, उस टाइम हुआ था जुलाई में, कोशिश की गई थी। तो उस तख्ता पलट के बाद टर्की की राजनीति में बड़ा भूचाल सा आ गया कि लगभग 1 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, 7,500 सोल्जर और ऑफिसर उनको भी सबको सस्पेंड कर दिया गया, 10,000 पुलिस ऑफिसर उनको भी सस्पेंड कर दिया गया, 24 रेडियो और टीवी चैनल उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। और सबसे बड़ी बात तब हुई जब टर्की में राष्ट्रपति शासन रहे या फिर प्रधानमंत्री प्रणाली, उसको किस फॉर्म में, तो राष्ट्रपति प्रणाली जो यूएस में है और जो बाकी दुनिया में है उससे कहीं अलग प्रणाली टर्की ने अपनाई। उसने जो रेफरेंडम कराया उसमें 51.4% यस के फेवर में गया, 48.6 ना उसके ना के फेवर में गया, मतलब 51.4 लोग उस सिस्टम में चेंज चाहते थे कि राष्ट्रपति प्रणाली आए। जो एर्डोगान बोलते थे कि जनता हमारे साथ है, तो जनता उनके साथ 51.40% उनके साथ आई। और उसमें देखिए कि उसमें जो राष्ट्रपति प्रणाली ये लेके आए कि उसमें वाइस प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति
अपॉइंटमेंट करेगा उसका, वाइस प्रेसिडेंट का। 15 में से 12 सुप्रीम कोर्ट के जज राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। मतलब न्यायपालिका हाथ में, असिस्टेंट राष्ट्रपति के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर का पद हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो मिनिमम एज थी उसको कम करके 18 साल कर दिया गया, 600 सीट कर दी गई मेंबर की। तो इस तरह से पूरा चेंजेस ला दिया गया। और राष्ट्रपति अब एर्डोगान 2019 के बाद इलेक्शन होगा, जीतेंगे तो फिर लगातार 10 साल तक, मतलब 2 टर्म वो राष्ट्रपति रहेंगे। इस तरह के चेंजेस कर दिए गए। तो इस आर्टिकल का सार ये निकलता है कि टर्की खुद अपने ही जाल में फंसा हुआ है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसलिए उसने इंडिया की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन मित्रता का हाथ कहा जा सकता है या फिर पाकिस्तान के फेवर वाला हाथ कहा जा सकता है, क्योंकि उसने पूरे यात्रा में राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के फेवर ज़्यादा लिया। तो भारत यात्रा पर आए थे या पाकिस्तान यात्रा पे पता नहीं, मतलब ऑफिशियली भारत यात्रा थी, लेकिन उनके मन की कौन सी यात्रा थी ये नहीं पता। तो ये पूरा आर्टिकल ये बोलना चाहता है। तो लास्ट इसमें लाइन देख लीजिए, ओपनिंग अ न्यू पेज इन इंडिया टर्की रिलेशन क्लियरली नीड्स टू वेट फॉर बेटर टाइम्स। मतलब पूरे आर्टिकल का ये सार है एक लाइन में कि इंडिया टर्की रिलेशन में अच्छे के लिए और थोड़ा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। ये राकेश सूद जी का बहुत बढ़िया आर्टिकल है और ये फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो इनके द्वारा कोई भी लिखा गया आर्टिकल हम छोड़ नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि डिकोडिंग द जॉइंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डॉक्ट्राइन। तो इसमें जॉइंट डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस 2017 ये अप्रैल में आया। सर्जिकल स्ट्राइक उसमें इंक्लूड कर दिया गया। अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी की पॉलिसी में नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, लेकिन अब सर्जिकल स्ट्राइक को आर्मी की पॉलिसी में इंक्लूड कर दिया गया। अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, मतलब करेंगे मतलब कर सकते हैं। ऑफिशियली हम सिर्फ वही करेंगे ऐसा नहीं है, हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया कि लार्जर मैसेज लॉस्ट। इस पूरे लार्जर मैसेज लॉस में कुछ खास नहीं कहा गया है, बस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इन्हीं के बारे में बात की गई कि गवर्नमेंट को क्या चेंज करना चाहिए, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी या फिर नहीं करना चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, तो ये सब हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पेपर 3 के जीएस पेपर 3 में इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि सेना कोड और टैक्टिक्स में और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन के लिए शांति और सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम ये एक चीज़ डाल सकते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। तो इस बार 2016 के मेंस के एग्ज़ाम में पेपर 2 में पूछा गया था उस बारे में। तो वो भारत का अपना अलग स्टैंड है कि हमने क्यों लिया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ना कि पाकिस्तान की वजह से, हमने चीन की वजह से लिया, क्योंकि चीन भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज करता है। अगर हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तोड़ेंगे तो चीन भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी तोड़ देगा, और चीन हमसे बड़ा सुपर पावर है, हमसे ज़्यादा उसके वैसे एटॉमिक हथियार हैं। तो हमारी कुछ पॉलिसी पाकिस्तान की वजह से ना होगी, चीन की वजह से है, तो हमको वो सब देखना पड़ेगा। और देखिए इंडाइजेशन चैलेंजेस, इसके बारे में बात की गई कि 2014 में जब सरकार बनी थी एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी बने थे, तब भारत में मेक इन इंडिया चलाया गया था। सेना के सहयोग के क्षेत्र में भी मेक इन इंडिया चलाया गया था कि हम टैंक से लेके ज़्यादा करके सामान भारत में बनाएंगे, और भारत में कुछ बन भी रहा है, लेकिन उतना स्पीड, उतने इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं बन रहा है। तो इस पूरे आर्टिकल में यही कहा गया है। उतना इम्पोर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, बस 1-2 चीज़ें है तो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं
आगे खाकी राजनीति की बात की गई है, जो दिल्ली इलेक्शन हुए उस बारे में पूरा डिपेंड आर्टिकल है। तो इस बारे में ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह पॉलिटिकल साइंस का आर्टिकल है, पूरी तरह उनके काम में भी नहीं आएगा, पॉलिटिकल साइंस वालों के भी, लेकिन इसको हम ज़्यादा टच नहीं कर सकते। फिर भी हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। इसमें पहले तो 2 इशू लिए गए हैं कि पावर टसल, एमएलए और एक काउंसलर के बीच पावर टसल कैसे होता है, उसका लोगों को खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता है कि ज़मीन एमसीडी की है, डीडीए की है, गवर्नमेंट की है, उस पर अगर किसी को 12 घर बनाना है तो उसको कम्युनिटी सेंटर बोलते हैं, कम्युनिटी सेंटर बनाना है एमएलए को, तब वो काउंसिलर से उसका झगड़ा होता है, मतलब पावर टसल। पहले वर्ड में मैंने बोला पावर टसल, वही इसका सार है। दूसरा झुग्गी झोपड़ी बढ़ती जा रही हैं, तो उस बारे में ये 2 इशू को लेके आगे पूरी बात की गई है कि भारत में अर्बन पॉलिटिक्स एक स्टेट और सेंटर में आने का एक सीढ़ी बनता जा रहा है। अगर आप अर्बन एरिया में इम्पॉर्टेंट म्यूनसिपाल्टीज़ में सरकार में हो तो उस राज्य में, उस क्षेत्र में आपका पावर अधिक रहेगा, ये बोला गया है। तो उसमें डिसेंट्रलाइजेशन का भी इशू बनाया गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए था अर्बन पॉलिटिक्स कि 93rd अमेंडमेंट इसीलिए किया गया था कि डिसेंट्रलाइजेशन हो, लेकिन तो पूरा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि जिसकी सरकार केंद्र में उसी की राज्य में उसी की म्यूनसिपाल्टीज़ में भी, ये तो पूरा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। और अपने कैडर को स्ट्रांग करने के लिए सत्ताधारी दल अधिक से अधिक चुनाव में जीत पाना चाहते, चाहे वो लोकल लेवल के चुनाव हों। और आगे इसमें बात किया गया कि इज़ देयर लोकल एजेंडा, क्या चुनाव लोकल एजेंडे पे लड़ा जाता है कि पानी, बिजली, सड़क, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, और बहुत सारी कि रोड पे लाइट होती है कि नहीं, सड़कें बराबर हैं कि नहीं, और ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, इन सब बातों पे क्या इलेक्शन लड़ा जाता है। तो इसमें मिक्स जवाब आया है कि कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। तो फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि लोकल इशू डू शेप कंटेस्टेंट्स इन द सिटी बट दे अलोन डू नॉट ड्राइव द आउटकम, मतलब एक पक्ष होते हैं लेकिन वो अकेले एक पक्ष नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे पक्ष होते हैं लोकल इलेक्शन में। दूसरे पैसेज में कहा गया है कि एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट, पॉलिटिक्स डिफाइंस द टर्म्स ऑफ डिबेट इन द इलेक्टोरल कॉन्टेस्टेशन, तो पूरी राजनीति बन जाती है। और तीसरे में बताया गया है कि नॉन कॉम्पिटिटिंग नेरेटिव टू डेवलपिंग आवर सिटीज गिव वे टू एन अनइंटरेस्टिंग कैंपेन। इसमें उन्होंने कटवा म्यूनसिपाल्टी इन बर्धमान डिस्ट्रिक्ट और एमसीडी की बात की गई है कि जो क्षमता नहीं है वह भी वो कैंपेन में डाल देते हैं और फिर काम नहीं कर पाते। तो अर्बन पॉलिटिक्स किस दिशा में जा रही है उस बारे में ज़्यादा बात की गई है। इसको लिखने वाले हैं भानु जोशी, जो कि पब्लिक पॉलिसी रिसर्चर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च दिल्ली में। तो इतना काम का आर्टिकल नहीं था, फिर भी पॉलिटिकल साइंस के लिए ज़्यादा खास था, एसए के लिए खास था कि एसए में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चाओस इन वेनेजुएला, जो कि पूरी तरह वेनेजुएला के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है ये आर्टिकल। तो हम इसको पूरी तरह छोड़ेंगे क्योंकि इसमें हमारे लिए थोड़ा भी काम का नहीं है कि न ही वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट चेंज हुई, ना रेजिम चेंज हुआ, कुछ नहीं, बस ये आर्टिकल छपा गया है, तो हम इसको पूरी तरह स्किप करेंगे। तो आज ये 4 आर्टिकल थे, 3 मैंने आपको डिस्कशन किया, चौथा तो किसी काम का नहीं था। अभी इसका न्यूज एनालिसिस बचा है आज का, द हिंदू का न्यूज एनालिसिस, उसका न्यूज एनालिसिस में लेके आता हूँ।
और इस अगर वीडियो में कुछ खामी नज़र आए नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक दीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।